अरे क्या बात है मोनिका, किस खुशी में मिठाई खिला रही है आज? इतनी जल्दी भूल गई क्या? कल ही तो बताया था मैंने तुझे, शादी पक्की हो गई है मेरी। अरे हाँ, सॉरी सॉरी यार, मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा। बाय द वे, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अरे मोनिका, इससे तो तुम्हारी क्या हमारी शादी का भी होश नहीं है, इसलिए तो अभी तक घर पर बात नहीं की। अरे बाबा बोला ना, भैया की शादी के बाद कर लूंगी बात, तुम भी ना। अरे वो सब छोड़ो, पहले मिठाई खा। स्पेशल मावे की बर्फी लेकर आई हूँ तेरे लिए। अरे तो बर्फी सिर्फ इसी को खिलाएगी क्या? मुझे भी तो खिला। नहीं नहीं, तेरे लिए दूसरी मिठाई है। क्यों? ये क्यों नहीं? अरे बाबा, तुझे काजू से एलर्जी है ना, और इसके अंदर काजू है। तू बस बेसन वाली बर्फी खा ले, मैं वो लेकर आई हूँ तेरे लिए। ओके। आंचल ने मावे की सफेद बर्फी खाई, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसका सर अचानक बहुत भारी सा हो गया। क्या हुआ आंचल, तुम ठीक तो हो? इतनी परेशान क्यों लग रही हो? पता नहीं, जब से मैंने वो बर्फी खाई है तब से सर में अजीब सा भारीपन हो रहा है, और लग रहा है कि शरीर में जान ही नहीं है। प्लीज आज तुम मुझे घर ड्रॉप कर दो, मैं अकेली नहीं जा पाऊंगी। हाँ आंचल, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। विनीत ने आंचल को घर ड्रॉप किया, मगर जैसे ही उसने घर के अंदर कदम रखा तो उसे लगा कि उसके साथ साथ कोई और भी घर में आ गया है। उसका सर चकराने लगा और धुंधली आंखों से उसे अपने इर्द गिर्द एक अजीब सी परछाई मंडराती हुई नजर आई। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, वह वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ी, और जब उसकी आंख खुली तो वो अपने कमरे में थी। कमरे में बस उसकी साइड टेबल पर रखा नाइट लैंप जल रहा था, बाकी पूरे कमरे में गहरा अंधेरा था। पता नहीं आज क्या हुआ मेरे साथ, अभी भी सर में इतना दर्द है, कुछ खाने का भी मन नहीं कर रहा। आंचल ने अपना फोन उठाकर टाइम देखा तो उसमें रात के 12 बज रहे थे, इसलिए वो अपनी आंखें बंद करके फिर से लेट गई। उसे अपनी आंखें बंद किए हुए अभी कुछ ही देर बीते थे, तभी उसके कानों में एक दबी सी आवाज पड़ी जो उसी का नाम पुकार रही थी। आंचल, आंचल, उठो, उठो। वो आवाज बार बार आंचल के कानों में पड़ रही थी, और तभी कुछ देर बाद आंचल अचानक अपने बिस्तर पर हांफते हुए बैठ गई। उसकी आंखों की पुतलियां एक जगह ठहर गईं, जैसे तो किसी ने उसे काबू कर लिया हो। वो किसी कठपुतली की तरह अपने बिस्तर से उठी और उसने अपनी अलमारी से कुछ सामान निकाला और एक पोटली के अंदर उसे भरकर आधी रात को अपने घर से निकल गई। इधर उधर देखे बिना एकटक वो चलती जा रही थी। चलते चलते वो एक घर के बाहर जाकर रुक गई। उसने सीधे जाकर घर का दरवाजा खटखटाया, और दरवाजा खटखटाते ही किसी ने अंदर से दरवाजा खोल दिया, मगर अंदर कौन था कुछ नजर नहीं आया, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसके लिए उस दरवाजे को खोल दिया हो। आंचल घर के अंदर दाखिल हुई और उसने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। वो उस घर के अंदर एक कमरे की तरफ जाने लगी। एक परछाई उसके पीछे पीछे चल रही थी। उसने कमरे का दरवाजा खोला तो कमरे के अंदर तंत्र सामग्री बिखरी हुई थी। आंचल कमरे के अंदर जाकर बैठ गई और उसने कमरे के बीचों बीच वहां पर रखी सामग्री से एक सफेद आकृति बनाई जो किसी राक्षस की भांति प्रतीत हो रही थी। उसके इर्द गिर्द उसने 3 मोमबत्तियां जलाई। उसने वहां पर रखा एक कटोरा उठाया जिसके भीतर कुछ आटे की गोलियां थी। उसने उन्हें जोड़कर एक गुड़िया का आकार दिया और उसके चेहरे पर लौंग से 2 आंखों और नाक का निशान बना दिया। उसने आटे की बनाई हुई उस गुड़िया को उस आकृति के बीचों बीच रखा और अपनी उंगली पर चीरा लगाकर अपना खून उसके ऊपर टपका दिया। उसने अपने सर के कुछ बाल काटे और उस आटे की गुड़िया के सर पर उन्हें चिपका दिया। वहां पर एक किताब रखी थी जिस पर बहुत अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। आंचल ने वो किताब खोली और बिना अटके किताब में लिखे तांत्रिक मंत्रों को पढ़ने लगी, और जैसे जैसे वो उन मंत्रों को पढ़ती जा रही थी वैसे वैसे
वो किसी के प्रति सम्मोहित होती जा रही थी। पूरी क्रिया के दौरान उसने एक बार भी अपनी पलकों को नहीं झपकाया। जैसे ही मंत्र पूरे हुए, उसने उस आटे की गुड़िया को वहां पर रखे एक लकड़ी के डिब्बे के भीतर रख दिया और वहां से उठकर घर निकल गई। रात के लगभग 3 बजे वो अपने घर पहुंची और इस तरह अपने बिस्तर पर जाकर सो गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो अपने सुध में ही नहीं थी। एक ही रात में उसका चेहरा बिल्कुल मुरझा चुका था। नाश्ते की टेबल पर वो सबके साथ बैठी थी। उसकी मां ने देखा कि ना तो वो कुछ खा रही है, ना ही अपनी आंखों को झपका रही है। उन्होंने उसे डॉक्टर को भी दिखाया, मगर कई दिन बाद भी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आया। आंचल, तुम ठीक तो हो ना? कुछ खा भी नहीं रही हो और बस एक टक खाने की प्लेट को देखे जा रही हो। आंचल ने अपनी मां की बात पर कोई ध्यान ही नहीं दिया और दीवार की तरफ देखने लगी। उसने अपनी गर्दन को धीरे धीरे करके घुमाया और अचानक से अपनी कुर्सी से उठकर दीवार की तरफ दौड़ी। दीवार पर एक छिपकली रेंग रही थी। उसने अपने हाथ से उस पर झपटा मारा। वो उसे खाने के लिए जैसे ही अपने मुंह तक लेकर गई, वैसे ही उसकी मां ने उसके हाथ को झटक दिया। पागल हो गई है? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये क्या करने जा रही थी तू? छिपकली को खाने वाली थी। अरे तू सुन भी रही है मैं क्या बोल रही हूँ? आंचल अपनी मां की बात का कोई जवाब ही नहीं दे रही थी। उसकी मां उसकी ऐसी हालत देखकर डर गई। उसने उसे जोर से हिलाया और तेज आवाज में उसका नाम लिया, तो मानो जैसे आंचल के दिमाग से कोई सम्मोहन उतर गया हो। उसके सर में बहुत तेज दर्द हुआ। वो कुर्सी पर जाकर बैठ गई। तू ठीक तो है ना बेटा? क्या हो रहा है तुझे? पता नहीं माँ, कुछ अजीब सा हो रहा है मुझे। कल ऑफिस से आई तो बेहोश होकर गिर पड़ी और उसके बाद जब आँख खुली फिर मुझे कुछ याद नहीं। क्या कल? लेकिन वो तो बहुत दिन पुरानी बात हो चुकी है बेटा। तुझे क्या इतने दिन में हुई कोई भी बात याद नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या कई दिन बीत गए? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा माँ। पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन मुझे बहुत ज़ोर से नींद आ रही है। आज भी मैं ऑफिस जाना रहने देती हूँ, मैं सोने जा रही हूँ। आंचल अपने कमरे में गई और सोने के लिए लेट गई। सुबह से शाम और शाम से रात हो गई, मगर आंचल नहीं उठी। उसके माँ ने भी उसे उठाने की कोशिश की, मगर वो बहुत ही गहरी नींद में थी। घड़ी में रात के 12 बजे और उसी समय फिर से आंचल के कानों में वही दबी सी आवाज पड़ी जो उसका नाम पुकार रही थी। आंचल, आंचल, उठो, उठो। अभी तक जिस आंचल की आंखों में गहरी नींद भरी थी, वो आवाज उसके कानों में पड़ते ही उसकी आंखों की पुतलियां स्थिर हो गईं और वो फिर से अपने बिस्तर से उठकर आधी रात को अपने घर से निकल गई। चलते चलते वो फिर से उसी घर के आगे जाकर रुक गई और उसके वहां पहुंचते ही दरवाजा भी अपने आप खुल गया। आंचल किसी कठपुतली की तरह घर के अंदर दाखिल हुई और दरवाजा बंद करके उसी कमरे के भीतर चली गई। कमरे के भीतर शैतानी आकृति और उसके इर्द गिर्द आज 3 की जगह 7 मोमबत्तियां जली हुई थी और वहां एक लाल रंग का जोड़ा रखा था। आंचल ने वो जोड़ा उठाया और उसे पहनकर किसी नई नवेली दुल्हन की तरह तैयार हो गई, मगर उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। बस एक स्थिर भाव था जो भावहीन था। उसने कमरे से एक मोमबत्ती उठाई और वहां पर रखी एक पोटली लेकर कमरे से बाहर निकल गई। वह घर के अंदरूनी हिस्से की तरफ जा रही थी। वह घर के आखिरी कमरे में गई, जहां पर नीचे की तरफ सीढ़ियां बनी हुई थी जो घर के तहखाने की तरफ जा रही थी। वह मोमबत्ती की रोशनी में सीढ़ियों से नीचे उतरी तो तहखाने में एक यज्ञ कुंड सजा हुआ था, जिसके भीतर अग्नि प्रज्वलित थी।
वो उस कुंड के सामने जाकर बैठ गई और तभी किसी के कदमों की आहट वहां पर सुनाई दी, जो धीरे धीरे उसके पास आती जा रही थी। वह कदम तहखाने में रखे एक ताबूत की तरफ बढ़े। उसने उस ताबूत को खोला तो उसके भीतर एक सड़ा हुआ शरीर था, जिसके ऊपर जिंदा कीड़े रेंग रहे थे। उसने उसे ताबूत से बाहर निकाला और आंचल के बगल में रख दिया। आंचल ने उस शरीर के ढांचे को देखा और अपनी उंगली पर चीरा लगाकर उसके ऊपर अपने खून की बूंदें टपका दी और उस आटे की बनी गुड़िया को उसने यज्ञ कुंड के बीचों बीच रख दिया। तभी कमरे में जिन कदमों की आहट सुनाई दे रही थी, वह अचानक आंचल के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने अपने चेहरे पर ढका कपड़ा हटाया। हाँ, अगर अपने होश में होती तो तुम्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता मेरी प्यारी आंचल कि यह सब तुम्हारे साथ मैंने किया है। मगर कोई बात नहीं, तुम्हें यह जानने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ता है और आज खोने की बारी तुम्हारी है। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती आस्था। मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा? मैं तुम्हें खुद से दूर जाने नहीं दे सकता। अगर तुम चली गई तो मैं भी नहीं जी पाऊंगा। तुम्हें वापस लाकर रहूंगा मैं, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। विनीत की गर्लफ्रेंड आस्था बहुत समय से बीमार थी। इलाज के बाद भी वो ठीक नहीं हुई और एक रात हारकर उसने अपना दम तोड़ दिया। मगर विनीत उसकी मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो ये मानने को तैयार ही नहीं था कि आस्था अब कभी वापस नहीं आने वाली। उसने मंदिर, मस्जिद और ना जाने कितने ही तांत्रिकों के पास आस्था की जान की भीख मांगी। इसी बीच उसे एक तांत्रिक मिला, जिसने उसे एक ऐसा रास्ता बताया जिसे सुनकर विनीत की आंखों में चमक आ गई। किसी को अपने वश में करके अगर तुम उससे 2 क्रियाएं करा लो और वो अपने हाथों से अपनी बलि दे दे तो वो जिंदा हो जाएगी। एक प्राण को वापस लाने के लिए किसी के प्राण तुम्हें देने पड़ेंगे। लेकिन मैं किसी को अपने वश में कैसे करूंगा बाबा? ये ले, इसे किसी भी सफेद मिठाई में मिला देना और किसी लड़की को खिला देना। मगर याद रखना, तुम जिस भी लड़की से ऐसा कराओगे वो तुम्हारे प्रेम में होनी चाहिए। बाकी सब हो जाएगा। ठीक है बाबा। ये लो, पकड़ो ये चाकू और समर्पित कर दो खुद को यहां। लो। आंचल ने उसकी ओर देखा और उसके हाथ से वो चाकू ले लिया। आंचल ने खुद की बलि देने के लिए वो छुरी अपनी गर्दन पर रखी, लेकिन इससे पहले वो खुद को नुकसान पहुंचा दी। वहां पर किसी के आने की दस्तक हुई। उसकी दोस्त मोनिका एक तांत्रिक बाबा के साथ वहां पर आ गई थी। तांत्रिक बाबा ने देर ना करते हुए आंचल पर अभिमंत्रित विभूति छिड़क दी और उसके हाथ से वो चाकू ले लिया। भभूति का स्पर्श होते ही आंचल अचानक से अपनी सुध में आ गई। ये क्या किया तुमने? मेरी करी कराई मेहनत पर पानी फेर दिया। आंचल, वापस लो वो चाकू और उससे समर्पित कर दो खुद को। घटिया इंसान, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम ऐसी घटिया हरकत कर सकते हो। तुम्हें तो भगवान भी माफ नहीं करेगा। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने देर नहीं की, वरना तुम तो। जब आंचल कुछ दिन तक ऑफिस नहीं आई और उससे उसका कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, तो मोनिका ने आंचल के घर पर कॉल किया और आंचल की मां ने जब उसे आंचल की हालत के बारे में बताया तो उसे कुछ अजीब सा लगा। उसका मन बार बार बेचैन हो रहा था। इसलिए वो तांत्रिक बाबा के पास गई और जब उसने बाबा को आंचल की हालत के बारे में बताया तो बाबा को सब कुछ पता लग गया। वशीकरण हुआ है उस पर। अगर समय रहते उसे नहीं बचाया तो मार डालेगा वो उसे। क्या? पुलिस को बता दिया है तुम्हारे बारे में? अब जेल में सड़ना तुम। वैसे भी तुम जैसे इंसान को जीने का कोई हक नहीं। चलो आंचल,
पुलिस ने विनीत को गिरफ्तार किया और उसकी मानसिक हालत देखकर उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया। मगर विनीत अब भी वहां से अपने निकलने का इंतजार कर रहा है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड आस्था का कंकाल अभी भी उसके बेसमेंट में रखा है।